नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिनकर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे बात करना चाहूँगा 22 दिसंबर 2022 को हुए द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के विषय हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और जिनको लगता है कि पेपर कम अच्छा हुआ है तो हौसला बनाए रखें और निरंतर तैयारी करते रहें। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, आशा है कि आपका परिणाम श्रेष्ठ होगा। हम सीधे इस पेपर की उत्तर कुंजी पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। यह उत्तर कुंजी, यह आंसर की अनंतिम है। अंतिम जो आंसर की होगी वो आरपीएससी द्वारा जारी की गई आंसर की ही मान्य होगी। केवल मेरा एक प्रयास है आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को। विद्यार्थियों, पेपर अच्छा आया है, मुझे जहाँ तक लगता है। न ज़्यादा उसका लेवल जो है स्तर है वो कम है, न बहुत ही जो है ऊंचा स्तर है। बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि एवरेज पेपर आया है, जैसा हिंदी के पेपर आते हैं, व्यवस्थित पेपर दिया है। बात करते हैं पहले प्रश्न की। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, आपका बंटी, अन्या से अनन्या, आवा, इदन्नमम। एक तरफ नाम है मैत्री पुष्पा, चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी। तो सभी जानते हैं, बहुत ही एक सामान्य और जो है प्रसिद्ध रचना है आपका बंटी, जो पहला लिखा हुआ है रचना का नाम। आपका बंटी मन्नू भंडारी की है, यानी कि क में जो ऑप्शन होगा वो होगा 4, मन्नू भंडारी। तो यदि आप देखेंगे तो आपका जो विकल्प है, विकल्प 2, उसमें आप देखेंगे कि क में जो उत्तर दे रखा है वो 4 दे रखा है। और अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान की रचना है। आवा जो है वो चित्रा मुद्गल की है और इदन्नमम जो है वो मैत्री पुष्पा की है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता था? आपने 2 नाम सुने होंगे, डिंगल और पिंगल। डिंगल जो है वो मारवाड़ी के लिए प्रयुक्त होता था और पिंगल जो है वो ब्रज भाषा के लिए प्रयुक्त होता था। तो हमारा जो उत्तर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ब्रज भाषा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संख्या देने वाले विद्वान हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। सामान्य रूप से इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और हर बार इसको पढ़ा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संख्या देने वाले जो विद्वान है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है विभावना अलंकार होता है। चौथा प्रश्न है, विभावना अलंकार होता है। अलंकार में से प्रश्न दिया है काव्य शास्त्र का। विभावना अलंकार होता है कारण के होने पर भी कार्य न हो, कारण के साथ कार्य हो जाए, जब कारण कहीं और कार्य कहीं और हो, और कारण के बिना कार्य हो जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं। चौथा जो विकल्प है वो हो जाएगा कि कारण के बिना जो काम हो जाए उसको हम कहते हैं विभावना अलंकार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4, कारण के बिना कार्य हो जाए वो विभावना अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। उक्त कथन किसका है? यह कथन किसने कहा कि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला? तो बिल्कुल यह जो कथन है ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि से संबंधित है। देवनागरी लिपि किससे संबंधित है? ये प्रश्न है आपका कि शारदा लिपि से है या खरोष्टी लिपि से, चित्रलिपि से है या कुटिल लिपि से। तो देखिए, शारदा लिपि जो है वो कश्मीरी से संबंधित है। खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि ये 2 प्राचीन लिपियां हैं। और चित्रलिपि जो है जो चीनी भाषा जिसमें लिखी जाती है और अन्य भाषाएं हैं चित्रलिपि जिनके लिए प्रयुक्त होती है। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का आपने नाम सुना होगा। प्राचीन भारत की जो 2 लिपियां हैं उनमें से खरोष्टी लिपि आपने पढ़ा होगा कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। उसी तरह से ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है और माना जाता है और कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से जो है कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से नागर लिपि और नागर लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुटिल लिपि। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, आपने यदि ध्यान दिया हो, पुराने प्रश्न पत्र देखे हो तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में और वो रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? देखिए, काल का व्याकरण में लिंगवचन काल कारक से प्रश्न आया है और हमने कई बार बात की है इन बिंदुओं पर। काल का प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है कि संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है? वर्तमान काल की। यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा काल होना चाहिए? वर्तमान। और वर्तमान काल में भी कौन सा वर्तमान? संदिग्ध वर्तमान। अब आप जब उत्तर देखेंगे तो वह घर से जा चुका होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि वह घर से जा चुका होगा, तो ये जा चुका होगा यानी कि भूतकाल हो गया। उसने गीत गाया होगा, ये भी भूतकाल हो गया। फिर बच्चा
आनंद पूर्वक सोता होगा और शायद वह जयपुर जाए, ये भविष्यकाल हो गया। तो यहाँ पर अपने पास जो विकल्प बचा वो कौन सा है, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। तो यहाँ पर ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जो इस तरह से जो उदाहरण होते हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाते हैं। वर्तमान काल में किसी क्रिया के होने विषय में संदेह हो, तो अपना उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए फिर अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, पिय बिछुरन को दुसह दुख हर सुजात प्योसार। बिहारी की पंक्ति है, पंक्ति की समानता निम्नलिखित में किससे की गई है। यदि आप ये पूरा जो पद है ये आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो समानता है वो की गई है दुर्योधन से, है ना। तो दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से इसकी समानता की गई है। जिस प्रकार दुर्योधन प्राण त्यागते समय दुखी भी होता है कि वो उसको पूरा जो अपना राज्य है वो त्याग कर जाना पड़ रहा है, वो हार चुका है, मृत्यु हो रही है, दूसरी तरफ उसको सुख भी है कि उसको स्वर्ग मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि प्रिय विचरण को दूसरा दुख, एक तरफ प्रिय से विछड़ने का दुख है तो दूसरी तरफ पिहर जाने का सुख है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा, चौथा उत्तर हो जाएगा, चौथा जो विकल्प है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शब्द वाक्य शुद्धि में से जो है प्रश्न आया है कि इनमें से एक वाक्य ऐसा है जो अशुद्ध है, तो उसकी हमें बात करनी है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य की बात करनी है, तो यहाँ पर पहला जो आप देख रहे हैं वो है कि आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। बिल्कुल यही गलत हो जाएगा, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, मुझसे नहीं, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, यानी मुझसे अच्छा है, तो यही जो है अपना उत्तर हो जाएगा, 90 का उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। फिर आगे देख लीजिए, मेरे मित्रों को और मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, ये तो ठीक है। फिर आगे आ जाएगा कि मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, ये भी ठीक है। वे ईमानदार इंसान है, ये भी ठीक है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, ये जो है अशुद्ध वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर जो देखिए विशेषण का प्रश्न दिया है कि गुणवाचक विशेषण, है ना, जो रूप रंग आकार प्रकार आदि के रूप में विशेषता बताते हैं तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर पिछला वर्तमान नया नया आ रहा है, आप देखते ही एक बार पहचान लेंगे कि यहाँ पर इसमें गुणवाचक विशेषण है। उचित, शांत, सीधा, यहाँ पर भी सीधा वगैरह ये जो शब्द आप देखेंगे तो ये गुणवाचक विशेषण है। फिर आप यहाँ पर देखिए काला, बुरा, दुष्ट, तो यहाँ पर भी जो है गुणवाचक विशेषण है। तो आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा कौन सा, सब यथेष्ट समूचा, ये जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में गलत कथन है। अगला प्रश्न जो है वो आपका रस से पूछा गया है, काव्य शास्त्र का प्रश्न है और पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। चलिए इसको देखते हैं। पहला जो इसने कहा है कि विवाह को रस का कार्य कहा जाता है। बिल्कुल विवाह को रस का कार्य कहा जाता है, यही बात यहाँ पर गड़बड़ है। यानी कि विवाह को रस का कार्य नहीं कहा जाता है, विवाह को रस का क्या कहा जाता है, कारण कहा जाता है। यानी विवाह को रस का जो है हेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेतु कहा जाता है। तो जो उत्तर है अपना पहला ही हो जाएगा, यही उत्तर है अपना इस प्रश्न का कि विवाह को रस का कार्य कहा जाता है, ये गलत कथन है। क्योंकि आगे वाले आप जब देखेंगे संचारी भाव स्थायी भाव के उपकारक होते हैं और उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही कहा है। अनुभाव द्वारा रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है, ये भी ठीक बात है। कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, उनसे ही रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है। संचारी भाव जो है वो रस सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते, अभी तो उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह भी सही है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा आपका पहला जो है ये क्या हो जाएगा, आपका गलत कथन हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 12वां प्रश्न, रेण दिना वाके संगी खेलूं, रेण दिना वाके संगी खेलूं और झिरमिट खेलन जाति, पंक्तियों से मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट होता है। यदि आप पूरा ये पद पढ़ेंगे तो आप इसमें आराम से समझ पाएंगे कि इन पंक्तियों में कृष्ण, ये जो पंक्तियां इनमें मीरा का कृष्ण के प्रति कौन सा भाव प्रकट होता है। तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा दाम्पत्य भाव। कौन सा हो जाएगा, दाम्पत्य भाव। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बताइए। तो यहाँ पर वाक्य शुद्धि से एक और प्रश्न है, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे, और आप कब आ रहे हो, और आप कब आ रहे हैं। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर तुम का प्रयोग होना चाहिए ना, यहाँ पर तुम का प्रयोग होना चाहिए और यहाँ पर है नहीं है। तो यहाँ यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा उत्तर हो जाएगा, आप कब आ रहे हैं, ये शुद्ध है। बिल्कुल आप इसको टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहानीकारों और कहानियों को सुमेलित कीजिए, कहानीकारों और कहानियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला नाम है मणिका मोहिनी, दूसरा नाम है नाशिरा शर्मा, फिर आगे है चित्रा मुदगल और फिर आगे है ममता कालिया। और यहाँ पर जो कहानियां है वो है पत्थर गली, ढाई आखर प्रेम का, उसका यौवन और अपनी वापसी। ध्यान रखिएगा, मणिका मोहिनी
मणिका मोहिनी की जो रचना है वो है, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो मणिका मोहिनी की रचना है ढाई आखर प्रेम का। कौन सी रचना हो जाएगी? ढाई आखर प्रेम का। और यदि नासिरा शर्मा की बात करें तो उसकी जो रचना है वो है पत्थर गली। और चित्रा मुद्गल की यदि बात करें तो उसकी रचना है अपनी वापसी। याद रखिएगा, ये अपनी वापसी है, वो उषा प्रेमवदा की वापसी नहीं है, है ना। उषा प्रेमवदा ने तो वापसी लिखी थी, और चित्रा मुद्गल की जो रचना है, कहानी है, वो है अपनी वापसी। और ममता कालिया की जो रचना है वो है उसका यौवन। तो यहाँ पर अब जब आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, उत्तर देखेंगे, जैसा कि हमने अभी बात की कि मणिका मोहिनी की रचना कौन सी है? ढाई आखर प्रेम का। तो यानी अ में जो है उत्तर हो जाना चाहिए दूसरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 में भी है और 1 में भी है। फिर अगला देखिए आप, नासिरा शर्मा की जो रचना है वो है पत्थर गली, तो यानी कि ब में हो जाना चाहिए 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब में 1, तो आपका उत्तर बिल्कुल ये चौथा हो जाएगा, क्योंकि आगे चित्रा मुद्गल अपनी वापसी बिल्कुल ठीक है, और ममता कालिया उसका यौन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 4। फिर अगला जो 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? जहां अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहां विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बताया। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ये भी ठीक है। जहां स्थिति निश्चित न हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, बिल्कुल गलत। जहां स्थिति निश्चित न हो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो प्रश्न जहां पूछे जाते हैं वहां होता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चौथा भी आप देख लीजिए, जहां कोई यहाँ चौथा जो है वो लिखा हुआ है क्या, कि जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत की जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ये भी ठीक है। लेकिन जो अपना सटीक जो उत्तर होगा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि जिनी मानिश ते देवता करत न लागी बार। यहाँ पर ये पूछा गया है कि बार का भावार्थ क्या है। यहाँ पर ये जो आप देखेंगे कि जब आप कबीर को पढ़ेंगे तो कबीर को गुरुदेव का अंग अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये जो आपको देखने को मिलेगा कि जिनी मानिश ते देवता करत न लागी बार, यानी कि बार यानी कि समय, बिल्कुल भी समय नहीं लगा, यानी विलंब। यहाँ पर बार से क्या मतलब है? विलंब। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा? विलंब। चलिए, तब ही उपंग सुत आए गए, सखा सखा कुछ अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। उपंग सुत आ गए, ये जो है आप जब आप सूरदास वाला जो अंश पढ़ेंगे तो उसमें ये जो आप जरूर पढ़ा होगा। उपंग सुत किसको कहा गया है? उपंग सुत कहा गया है उद्धव को। किसको कहा गया? उद्धव को। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब शब्द शक्ति कौन सी होती है? जब ध्यान रखिएगा, लक्ष्यार्थ में जब वाच्यार्थ होता है तो वहां पर सीधा सीधा इसका उत्तर है उपादान लक्षणा। कौन सी होती है? उपादान लक्षणा शब्द शक्ति इसमें होती है। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? वास्तव में श्रृंगार और जो है क्या कहा गया है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। और प्रधानता किसकी रही है? श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसने कहा? तो बिल्कुल आप निर्विवाद रूप से आप इसमें उत्तर बता सकते हैं जो आप बिल्कुल सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में यह कहा है। चलिए आगे है, स्थायी भाव नहीं है तो रति स्थायी भाव है, शोक ये भी स्थायी भाव है, क्रोध ये भी स्थायी भाव है, और आप देख रहे हैं श्वेद ये स्थायी भाव नहीं है। ये क्या है? ये तो सात्विक अनुभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? यहाँ पर 4 लोकोक्तियां दी गई हैं। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, होनहार बीरवान के होत होत चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं। नहीं, बिल्कुल यही इसी ये जो भावार्थ है ये सही नहीं है। इसका भावार्थ अलग है। इसमें यह है कि जैसे कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, उस तरह का इसका अर्थ है कि हमें आभास हो जाता है पहले ही। तो हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है, जल्दीबाजी से नहीं होता, ये भी ठीक है। न रहेगा बाज न बजेगी बांसुरी, यानी समस्या को जड़ से मिटाना, ये भी ठीक है। तो अपना उत्तर जो हो जाएगा कौन सा सही नहीं है? होनहार बीरवान के होत चिकने पात। ये कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। ये वाली जो लोकोक्ति है ये कई परीक्षाओं में पूछी गई है। अगला प्रश्न है 22वां, कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है। कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में क्या बताना है? गलत कथन बताना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है? पहला जो आपका विकल्प है, इसकी कथा वस्तु का मूल आधार पुराण है। इसकी कथा वस्तु का मूल आधार क्या है? पुराण है। आगे है, यहाँ आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया है। ठीक बात है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम से हुआ है, लज्जा, श्रद्धा, चिंता, आनंद, ये सब, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। और आदि मानव यानी कि प्रारंभिक मानव की कथा है, तो ये भी ठीक है। दूसरा भी यहाँ अपने रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक, बिल्कुल ये एक महान जो है रूपक काव्य की तरह है, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो मूल आधार है वो पुराण नहीं है, यानी कि ये अपना जो है उत्तर, ये जो कथन है ये क्या है? गलत है। तो अपना उत्तर पहला हो जाएगा कि इसकी कथा वस्तु जो है वो उसका मूल आधार पुराण नहीं है। इसका जो कथा का मूल आधार है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन सा है? तैत्तिरीय
ब्राह्मण जो है ये इसकी कथा का मूल आधार है। चलिए, तो पहला उत्तर हो जाएगा इसमें निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, ये कितनी ही परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कितनी ही बार पूछा जा चुका है, आपने कई बार पढ़ लिया होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा, शुश्रूषा। तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल सही करेंगे। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? यहाँ पर बात की गई है शब्द शुद्धि की, और एक विकल्प बताना है जिसमें सभी शब्द जो है वो क्या है? शुद्ध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो देखिए किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, जिसमें पहला आप देखिए उष्मा और प्रतीक्षा। तो यहाँ पर आप उष्मा को देख रहे हैं, ऊ बड़ा आना चाहिए, ये वाला ऊ आना चाहिए। तो यहाँ पर उष्मा जो है वो क्या है? गलत है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर कुमुदनी और आशीर्वाद, आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन कुमुदनी को गलत लिख दिया, दी की मात्रा आती है इस तरह से, है ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर उषा और वाल्मीकि, तो बिल्कुल ये तो दोनों सही लग रहे हैं, ये बिल्कुल सही है तीसरा। और अगला है ऐच्छिक और रात्रि, तो यहाँ पर ये जो रात्रि है ना, इसको इन्होंने गलत लिख दिया, क्योंकि त्री को हम इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, उषा और वाल्मीकि। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सोरठा छंद है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। मैंने कई बार क्लास में कहा भी था कि जो है आप अगर ये वर्णिक और अर्ध सम छंद क्या है, सम छंद क्या है, विषम छंद क्या है, वर्णिक मात्रक, इनको समझ लेंगे तो कई बार इसी से प्रश्न आ जाता है। और बिल्कुल बहुत सरल सा प्रश्न आया है कि सोरठा कौन सा छंद है? तो क्योंकि आप सभी जानते हैं सोरठा में क्या होती है मात्राएं? 11-13 के बीच में यति होती है ना। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि वह एक मात्रिक छंद है और वह अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सोरठा, दोहा, ये जो छंद है होते हैं, ये कौन सा होता है? ये मात्रिक छंद होते हैं और अर्ध सम मात्रिक छंद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जावे चाहिए, यानी कि गुरु के प्रसाद से सुई के नाके से भी हाथी निकल सकता है। यानी इसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर का क्या अभिप्राय है कि गुरु की कृपा से, पहला उत्तर देखिए, गुरु की कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव, बिल्कुल यही उत्तर है, गुरु की कृपा से असंभव कार्य भी सहज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो, बहुत कॉमन जो है ये पंक्ति है और बहुत सामान्य रूप से कई बार पूछी गई है। और यदि आपने ध्यान से इसको पढ़ा है तो इसमें दो दो तीन तीन चार चार अर्थ इसके जो है आपने पढ़े होंगे। 3 अर्थ इसके सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जहाँ पर है श्याम, शायु, शायु नहीं, यहाँ पर श्याम है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा शायद प्रिंट मिस्टेक हो गई। श्याम हरित द्युति होय, दोहे में हरित द्युति पद का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हरित द्युति का क्या अर्थ नहीं है, तो आप देखेंगे कि हरित द्युति का कौन सा अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे जैसे हरित द्युति, बिल्कुल ये तो है। कलमशता, कलमशता है ना, कलमशता। चलिए आगे देखते हैं। हरे रंग वाला ये भी है। प्रसन्न वदन, वदन यानी मुख, प्रसन्न मुख ये भी है। कलमशता नहीं है, कलमशता बिल्कुल नहीं, कलमशता यानी श्याम होता है ना, सांवला, तो यहाँ पर ये नहीं है। तो इसका जो अपना इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा कलमशता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में गलत विवरण है, निम्नलिखित में गलत विवरण है। द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य है, मतलब एक गलत कथन आपको बताना है कि पहला कथन है द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य है। तो नगण्य तो नहीं हो सकती, ये तो बहुत अच्छा युग था निबंध के लिए, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर जो है पहला ही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला भी देख लेते हैं। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल ने स्टील और एडिशन कहा, बहुत एक सामान्य सी पंक्ति है, मैंने कक्षा में आपको बताया भी था विद्यार्थियों को, जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत, नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। तो यहाँ पर ये तीनों जो आप दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों कथन सही है। और यहाँ पर नगण्य वाली जो बात आई ना, ये गलत है, यानी कि यहाँ आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते हैं। वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? कुछ संज्ञा शब्द, वचन लिंग वचन काल कारक है ना, तो इसमें प्रश्न पूछा है कौन सा सही नहीं है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल हमने पढ़ा है, कुछ एक वचन होते हैं, कुछ सदैव जो है बहुवचन होते हैं। अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं, बिल्कुल ठीक है, हो जाते हैं। अधिकांश को हम एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। इसके अलावा है वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं से होती है, नहीं नहीं नहीं, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये यही जो सही नहीं है, यही विवरण सही नहीं। अगला देख लेते हैं। इसके कारण विकारी शब्दों में, बिल्कुल ये तो लिंग वचन काल कारक ही तो विकारी शब्दों को जो परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, क्योंकि ये यहाँ पर गलत बात कही गई है कि ये केवल क्रियाओं द्वारा ही इसकी पहचान होती नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में गलत कथन, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? वो आपको एक गलत कथन है, उसको छांटना है, इसको अलग करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन है चंदन बाला रास एक महाकाव्य है, यहीं पे गड़बड़ है। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। इस श्रावकाचार्य की रचना जैन आचार्य देवसेन ने की थी, बहुत ही सामान्य सी बात है, आपने कई बार पढ़ा है। स्थूलीभद्र रास के रचनाकार जिनधर्म सूरी, ठीक बात है, बिल्कुल सही। मुनि जिनविजय ने भरतेश्वर बहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि चंदन बाला रास एक महाकाव्य है, ये बात गलत है, क्योंकि चंदन बाला रास जो है महाकाव्य नहीं, एक छोटा सा यानी कि लघु काव्य है। क्या है? लघु काव्य। और इस लघु काव्य में आपने पढ़ा होगा कि 35 छंद है। कितने छंद है? लगभग 35 छंद है। तो यानी कि अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अपना उत्तर हो जाएगा चंदन बाला
चंदन वाला रास एक महाकाव्य है, ये कथन गलत है। भक्तमाल के रचयिता, कितनी ही बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हम सामान्य रूप से कई बार पढ़ चुके हैं इनको, नाभादास है ना। रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन, रीतिकाल का जो साहित्य है उसके विषय में एक कथन यहाँ पर जो है वो गलत है, 3 कथन सही है। तो चलिए कौन सा गलत है इसको ढूंढते हैं। मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है। मतीराम जो है उसके काव्य में ऋतु वर्णन नहीं, ऋतु वर्णन जो है आपने पढ़ा होगा कि ऋतु वर्णन जो है ना वो सेनापति के काव्य में ज्यादा है। किसके? सेनापति का जो काव्य है वो ऋतु वर्णन जो है बहुत श्रेष्ठ ऋतु वर्णन उन्होंने किया है। तो यहाँ पर ये ही कथन मुझे लग रहा है पहला कि ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि गणानंद का प्रेम एकांगी है, बिल्कुल एकनिष्ठ प्रेम है। देव रीतिबद्ध काव्यधारा कवि है, ये भी बिल्कुल सही है। भूषण के काव्य में अतिशयोक्ति है, बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने वीर रस में जो है वर्णन किया है, हालांकि वो राष्ट्रीय सत्ता से और प्रोत काव्य है जिसका और कोई सानी नहीं है। तो भूषण के काव्य में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा इसमें? आपका इसमें जो उत्तर है वो हो जाएगा कि मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, यही आपका जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 32 प्रश्न हम कर चुके हैं, अगला 35वां प्रश्न शब्द शक्ति से है। देखते हैं इसको। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है, शब्द शक्ति से संबंधित है। शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो यहां पर आपके सामने 4 विकल्प है। जब वाच्यार्थ सर्वथा प्रत्यक्त नहीं होता तब उपादान लक्षणा होती है। जब व्यंजन शब्द में हो तथा शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए तब शाब्दी व्यंजना होती है। जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आर्थी व्यंजना होती है। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता तब लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो आराम से आप पहचान पा रहे हैं कि यहां पर यह कह रहा है कि जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो, तो शब्द और अर्थ दोनों में हो तो आर्थी व्यंजना नहीं होती है। आर्थी व्यंजना केवल अर्थ में व्यंजना होती है, उसे ही कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इक डंकी, अगला प्रश्न, इक डंकी गिण एक रो भूले कुल स्वाभाव, कवि किस एक शासक की बात कर रहा है? तो यहां पर जो बात की गई है, जब आप पढ़ेंगे सूर्यमल मिश्र वगैरह को, तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि ये किसके लिए कहा गया है? अंग्रेज के लिए कहा गया है, अंग्रेजों के लिए कहा गया है। जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना है। 35वां प्रश्न, जायसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना है। तो ये बिल्कुल आपने पढ़ा है अखरावट, है ना। अखरावट जो है वो आखिरी जो आप देवनागरी लिपि के वर्णों को लेकर लिखी हुई एक रचना है। और यहाँ पद्मावत आप सभी जानते हैं 1540 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई, और आखिरी कलाम जो है उसमें कयामत के बाद का वर्णन है, वो आप सभी जानते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो नाम है रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है? तो आप देखेंगे कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। और अगर बात करें यहाँ पर दुमिल की, तो संसद से सड़क तक, लीलाधर जगूड़ी, नाटक जारी है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गर्म हवाएं। तो ये जो है अपना विकल्प हो जाएगा यहाँ पर जो देखिए रघुवीर सहाय, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, तो इसमें 4 हो जाएगा। फिर दुमिल में हो जाएगा यहाँ पर 3, और फिर लीलाधर जगूड़ी में हो जाएगा 1, और तो चलिए ये विकल्प आपका सही हो गया, दूसरा जो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, ये वाक्य किस प्रकार का है? तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पुस्तक चलती है उसमें सीधा सीधा इसी तरह का ये उदाहरण दिया हुआ है, और बहुत सामान्य सा उदाहरण है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। तो यह जो प्रश्न हो जाएगा कैसा हो जाएगा? संकेतवाचक। कैसा हो जाएगा? संकेतवाचक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन कृष्ण के काव्य में, भक्तिकालीन कृष्ण के संबंध में कौन सा विवरण कृष्ण काव्य के भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है? तो यहां पर देखिए अष्टछाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त थे, यही गलत है, क्योंकि सूरदास के प्रभाव से कोई पूर्णतः मुक्त नहीं थे। आप देखेंगे सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की है, तो आगे जाके नंददास ने भी उसी परिपाटी पर रचना की है। तो हम यह नहीं कह सकते कि पूर्णतः मुक्त थे, सूरदास का प्रभाव अष्टछाप के कवियों पर था। तो इसका उत्तर पहला हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अधिकांश कृष्ण पद काव्य गीति पदों में लिखा है, ठीक है। पुष्टि मार्गी कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व, ठीक है। इस काव्य की एक सामान्य प्रवृत्ति है, यह अधिकतर मुक्तक में रचा गया, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न है, राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा? तो आपने पढ़ा होगा, राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में कामदार मोजीराम मांगा। पदक्रम के संबंध में व्याकरण संबंधित प्रश्न है, असंगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? संबंधवाचक और उसके अनुसंबंधी सर्वनाम के कर्मादि कारक बहुधा वाक्य में के आदि में यानी शुरुआत में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। समान अधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति, बिल्कुल ये गलत है। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए आसान सा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो है, तिमाही में कौन सा समास है? यदि देखें तिमाही में कौन सा समास है, तो देखिए तिमाही में समास कौन सा है, तो यहां पर आप देखेंगे द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय, बिल्कुल द्विगु हो जाएगा। निम्नलिखित में संदेहवाचक
वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो संदेहवाचक है? तो यहाँ पर देखिए, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ये तो प्रश्नवाचक है ना, ये तो होगा नहीं। फिर अगर तुमने परिश्रम किया तो ये संकेतवाचक है। संभावना पहली कक्षा में पढ़ती है, विधानवाचक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर पहला हो जाएगा, अध्यापक के साथ संभवतः। हालांकि संभवतः आने से संदेहवाचक भी है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें वाक्य में परिवर्तन भी किया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, तो संभवतः होने के बाद संभाव्य न करके हम संदेह, इसमें संदेहवाचक वाक्य मानेंगे, क्योंकि अपने पास यही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है निम्नलिखित में से। तो यहां पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। तो यहां कलह, देखो जैसे विग्रह हो रहा है, घर में विग्रह हो रहा है, देश में विग्रह, तो ये कलह हो गया, है ना। विग्रह शरीर भी होता है ना, और विग्रह का मतलब विचार भी होता है, सॉरी विस्तार भी होता है। तो यहाँ विचार जो है ये विग्रह का अर्थ नहीं होगा। ठीक है, किस विकल्प, अगला प्रश्न, किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है? तो यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द में से प्रश्न आया है जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ, बिल्कुल ठीक है। आदि से अंत, यानी शुरुआत से लगा के अभी तक, आद्योपांत, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर जो संधि होती है, गुण संधि, आपने सॉरी यण संधि, आदि से अंत तक। फिर जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, ये भी ठीक है। लौट कर आया हुआ, अभ्यागत नहीं, अभ्यागत तो अतिथि जो मेहमान होते हैं उनके लिए, लौट कर आया हुआ तो जो है उसको कहते हैं प्रत्यागत। क्या कहते हैं? प्रत्यागत। तो इसमें यह हो जाएगा, आपका जो विकल्प है ये कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आप यहाँ देखिए, प्रश्न जो है बहुत बिल्कुल ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि हम एक बार देखकर इसमें से हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। निहारिका तो है, शशांक भी है, नंद भी है, और देखने में यूं लगता है कि मैत्रेयी भी है, लेकिन नहीं, मैत्रेयी नहीं है। वो क्या है? मैत्रेय। क्या है? मैत्रेय। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अपना जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक आपको अपठित गद्यांश दिया गया है और उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। आप इसको ध्यान से पढ़कर आपने उत्तर दिए होंगे। हम सीधे प्रश्नों को देखेंगे कि तीनों ऋण चुकाने के उपरांत के लिए क्या अपेक्षित है। तो इसका जो उत्तर है, जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो यहां पर आ जाएगा उत्तर आपका करों का भुगतान करके। फिर अगला प्रश्न है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्तिभाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न घटकों में से किसका उल्लेख उक्त अवतरण में नहीं हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, ये इसमें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आगे आप देखेंगे एक पद्यांश दिया हुआ है, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मजर नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है, प्रकृति का नहीं डर झुकती है कहीं भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य से उद्यम से श्रमजल से। बहुत सुंदर जो एक प्रेरणास्पद एक कविता है, उसकी यहाँ पर पंक्ति दी गई है और ये आपने जरूर पढ़ी होगी। देखिए, पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताइए। तो यहां पर आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसका पहला जो प्रश्न है कि असंगत कथन बताना, श्रम से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर इच्छानुसार फल प्राप्ति हो सकती है ना। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती। बिल्कुल यही आपका है, असंगत है। बाकी पहली बात तो इस कविता का संदेश है। दूसरा भी है, भाग्यवादी मानते हैं कि ईश्वर ही भाग्य का निर्माता है, ये भी बात इसमें सही है, लेकिन यहाँ पर यह तीसरा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, इस पंक्ति का क्या आशय है। तो यहां पर देखेंगे कि ईश्वर ही प्रकृति है जो मनुष्य के भाग्य को लिखती है। मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित, बिल्कुल ये हो जाएगा, भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है। अब अगला है शब्द शुद्धि से कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। योद्धा, पुनर्जन्म, अभ्यंतर और उल्लंघन। तो देखिए, अभी और अंतर, अभ्यंतर ये सही है, पुनर्जन्म पुनः जन्म ये भी सही है, योद्धा भी सही है। तो यहां पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उल्लंघन, क्योंकि उल्लंघन आपने पढ़ा होगा उद और लंघन, उद और लंघन से बना है। तो यहां पर आपका जो विकल्प हो जाएगा उल्लंघन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत कथन कौन सा है। इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए हैं, ठीक बात है। सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है, नहीं ये गलत है। आपको जानकारी होगी कि ईश्वरदास ने सत्यवती कथा जो लिखी है वो भी प्रेमाख्यान परंपरा का ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी तरह से नंददास जो है, ईश्वरदास राम भक्त कवि थे और नंददास है वो कृष्ण भक्त कवि थे, उनकी भी एक रचना है जो आपने पढ़ी होगी, रसमंजरी वगैरह, जो प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ये जो कथन दूसरा गलत हो जाएगा। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों, मानवीय और मानवेतर, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसमें प्रतीकों के माध्यम से बताया जाता है। इन काव्यों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना, यह भी ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना दूसरा, क्या हो जाएगा, सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है।
गज गेंडा धीर न धरे वज्र पड़े वगवाव, वीर सत सई पद में वगवाव। वगवाव शब्द का क्या अर्थ है? वगवाव, है ना, वगवाव यानी बाघ की गंध, सिंह की गंध, शेर की गंध। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सिंह की गंध। राजा मालदेव ने राणा हम्मीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा था? तो ये देखिए, इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, छल कपट की योजना के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। शब्द शुद्धि से एक प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? तो ये बहुत कई बार बताया जा चुका है, आपने पढ़ा भी है कि मिष्ट और अन्न, मिष्ट और अन्न जब मिलेगा तो शब्द बनेगा, क्या बनेगा? मिष्टान्न। क्या बनेगा? मिष्टान्न, न कि मिष्ठान्न। तो पहला ही जो उत्तर है ये आपका क्या हो जाएगा? ये शब्द आपका गलत है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1, क्योंकि अंतर्धान ये सही है, उपलक्ष्य ये भी ठीक है, और सौजन्य ये भी ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर थोड़ा सा इसको लेकर भी है, लेकिन चलिए देखते हैं कि आरपीएससी क्या इसका उत्तर देती है। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर देखिए पहला विकल्प है तोय, पहला विकल्प है यहां पर देखिए, हम देख लेते हैं यहां पर किस विकल्प के सभी शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तोय तड़ाग आपगा, तो यहाँ पर तोय और तड़ाग बिल्कुल अलग है, एक पानी है और एक तालाब है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपना उत्तर यही हो जाएगा, ये इसमें परस्पर पर्यायवाची नहीं है। बाकी आगे आप देखेंगे तो अपना उत्तर हो जाएगा पहला, है ना। इसके बाद आगे आप जब देखेंगे तो आगे जब आप देखेंगे, देखिए थोड़ा सा, चलिए मैं फिर से बताता हूं। किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, निलय, सदन, निकेतन ये पर्यायवाची है। भवन के शब्द लिए है, इप्सा, इप्सा, वांछा, इच्छा, ये सभी जो है ये भी पर्यायवाची। कोविद, सुधि, बुद्ध, है ना, ज्ञानी, ये जो ये भी बुद्धिमान, ये जो है ये बिल्कुल पर्यायवाची है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? केदारनाथ, अग्रवाल, युगांत, ये सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर पहला हो जाएगा, क्योंकि युगांत तो पंत की रचना है, आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस है। नागार्जुन, सतरंगे पंखों वाली, ठीक है। त्रिलोचन, धरती, ये भी ठीक है। गिरजा कुमार, धूप के दान, बहुत फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है, धन्ना, सेना, पीपा, मलुकदास, बिल्कुल आप शुरुआत के तीनों हैं, मलुकदास इसके शिष्यों में नहीं है। फिर आगे देखिए, नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है ना? तो यह उद्गार युधिष्ठिर का है। उस पंक्ति में सत्याघात आता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कर दो कि सत्य का है ना, सत्य का नहीं है, किसका है? युधिष्ठिर का है। फिर दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आश्चर्यचकित होना, सभी जानते हैं, कई बार आ चुका है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, इस लोकोक्ति का क्या भाव अर्थ है? तो इसमें बिल्कुल आप कर देंगे, निर्लज्ज व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं होता है। तो 61 प्रश्न हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, उपन्यास के विकास के क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? भारतेंद्र युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यारी आदि उपन्यासों का सूत्रपात हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना। सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए, है ना, बिगड़ेगा सुधार, है ना, और परीक्षा गुरु, बहुत सारे ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। और तिलस्मी, अय्यारी उपन्यास तो आप जानते ही हैं, देवकी नंदन खत्री वगैरह, तो आदि उपन्यासों का सूत्रपात हुआ। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था। अरे कैसे कर चुका था? प्रेमचंद से पहले तो इतना उनको जानकारी भी नहीं थी, तो प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर चुका था। तो यही आपका जो है विकल्प क्या है? गलत होगा। चरमोत्कर्ष प्राप्त कर चुका था, यह बात गलत होगी। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का कार्य किया, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेमचंद के उपरांत मनोविज्ञान, इतिहास, ग्रामांचल, आधुनिकता बोध, प्रयोगशीलता आदि विविध पृष्ठभूमियों पर उपन्यास लिखे गए, यह भी ठीक बात है। तो यहां पर अपना उत्तर हो जाएगा, प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, मैंने जब कक्षाओं में पढ़ा है तब मैंने कई बार बताया कि इसमें से ही एक आध प्रश्न हर बार पूछा जाता है, जो बोलियों का जो वर्गीकरण वगैरह पढ़ते हैं, जो आप अपभ्रंश पढ़ते हैं, शोर सैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, है ना। तो यहाँ पर खस अपभ्रंश अगर ये जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सब हम पढ़ते हैं, और उसमें जो बोलियों के जो क्षेत्र पढ़ते हैं, तो लगभग 17-18 बोलियों की हम बात करते हैं। तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, है ना, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो उसमें अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है ना। एबीसी ऐसे याद रख सकते हैं, एबीसी। लेकिन बुंदेली इसमें नहीं है। बुंदेली किसमें? बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी, है ना। ब्रज, भांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, ये सब जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका अपना उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला जो प्रश्न है, बनीति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचारी सुन ही सुमति जिनके विमल विवेक, उक्त पंद्यांश में तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया? बिल्कुल, ये तो आप सभी जानते हैं, प्रभु के चरित्र का इन्होंने जो है
वर्णन किया है, इसमें प्रभु के चरित्र को बताया है। भगत देखा राजी होया, जगत देखा रोया, मीरा कहती है अस्वर जल सींच सींच प्रेम बल बेल बोया। उक्त पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे क्या कारण है, तो उस पद्यांश को आप पढ़ेंगे तो उसका सार आ जाएगा आश्रयहीनता, है ना। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत कथन है। मानव स्वभाव की 3 वृत्तियां होती है, कोमला, परुषा, मध्यमा, बिल्कुल सही है ना। यही रीति विभाजन का आधार बनी। आचार्य वामन ने रीति के 3 प्रकार माने, ठीक बात है, ये भी सही है। समास यहाँ पर समास एवं वर्ण गुण रीतियों के विभाजन के बाह्य आधार, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। माधुर्य गुण व्यंजक वर्ण, ललित वर्ण और अल्प समास युक्त रीति गौड़ी, नहीं, गौड़ी नहीं, कौन सी होती है, वेदर भी होती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, क्या हो जाएगा, चौथा। अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अति और अंत, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तीसरा, है ना। अति और अंत जब मिलते हैं तो बनता है अत्यंत। अगला प्रश्न है जो रचना और उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। कौन सी रचना किस विधा की है, बाण भट्ट की आत्मकथा, भले ही नाम आत्मकथा है पर है ये उपन्यास है, अजय प्रसाद द्विवेदी का, है ना। आत्मजय कुंवर नारायण, तो यहाँ पर आत्मजय जो है, जिस पर आप जानते हैं कि जो बहुत फेमस है और उसके कारण ही लगभग आप कह सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, तो यह है देखिए काव्य संग्रह, स्मृति की रेखाएं हैं, ये संस्मरण है, और आषाढ़ का एक दिन, ये आपने मोहन राकेश का, ये क्या है, नाटक है। तो यहां पर आपका जो विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 1, है ना। तो 2 3 4 1 बिल्कुल दूसरा उत्तर ये आपका हो जाएगा। मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है, जो अभी वर्तमान में जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, जो हिंदी हमारी सरकारी कामकाज की भाषा भी है, जिसको हमने मान्यता दी हुई है, मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है, तो मानक हिंदी का जो आधार है वो है खड़ी बोली, है ना। ये सभी जानते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। मानक हिंदी का आधार, मानक हिंदी किससे माना जाता है, तो वो खड़ी बोली है। फिर देखिए अगला जो कामायनी से एक देखिए, डग रहे थे उसका वपु कांत बन रहा था कोमल वर्म, वपु का अर्थ है वपु, है ना, उसका वपु कांत, है ना। तो यहाँ पर वस्त्र, वर्म तो वस्त्र हो गए, और वपु, वपु का मतलब हो गया देह, कि उसको ढक रहे थे देह को, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा देह, क्योंकि वस्त्र जो है वो तो वपु हो जाएंगे ना। चलिए, तो फिर सॉरी वर्म हो जाएगा, वस्त्र जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे वर्म, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषय कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण है, ठीक बात है। गुण काव्य का नित्य तत्व है, ठीक है। ये काव्य के शोभा कारक धर्म है, ये भी ठीक है। और गुणों की जो संख्या है वो 3 है ना। इन्होंने, वामन ने क्या कहा, गुणों की संख्या 3 नहीं, बिल्कुल ये गलत है। गुणों की संख्या 3 जो है वो किसने कहा था, मम्मट ने कहा था। तो ये उत्तर आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये आपका चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये जो बात है ये आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमने 71वां प्रश्न देख लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा। जो आप उसने कहा था, कहानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की हमने पढ़ी है, तो उसने लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन रखी थी, इसलिए उसको लेफ्टिनेंट साहब समझ लिया था, है ना। निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अपनी कक्षा के सभी लड़कों का नाम बताओ, लड़कों के नाम बताओ होता है, तो ये गलत हो गया। महात्मा ने अपराधी को शाप दिया, ठीक बात है, ये सही लग रहा है। मैंने फल वाला से फल नहीं, फल वाला नहीं, फल वाले, तो ये गलत हो गया। आपसे निवेदन है, ये भी ठीक है। जो आना चाहते हैं वहां आ सकते हैं, जो आना चाहते हैं वह नहीं, यहाँ पर ये भी क्या है आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका विकल्प हो जाएगा ब और द, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ब और द, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। कामायनी उस अर्थ में काव्य कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में साकेत। कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। यह विचार किसका है, ये फैंटेसीकार कौन थे, गजानन माधव मुक्तिबोध, उन्होंने ये कहा था। जो फैंटेसीकार, महान फैंटेसीकार है मुक्तिबोध, उन्होंने कहा था। भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय क्या है, तो आप सभी जानते हैं भूषण अलंकार। शिवराज भूषण जो है वो अलंकार से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे अलंकारों के बारे में बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। वाच्य से प्रश्न आया है, राम आम खाएगा, नहीं ये तो नहीं होगा। फिर राम से आम खाया नहीं जाता, ये भी नहीं, वाच्य हो जाएगा। फिर मैंने पुस्तक पढ़ी, ये आम खाया जाता है, बिल्कुल ये हो जाएगा। जैसे मेरे द्वारा आम खाया जाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है ना, तो ये कर्म वाच्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए। अगला प्रश्न है, उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य है। उजाले के मुसाहिब कहानी जो पढ़ी है आपने, कहानी का मूल कथ्य क्या है। सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग, राजा द्वारा प्रजा के शोषण पर व्यंग, राजा की अयोग्यता का चित्रण, और सामंती जीवन में भ्रष्टाचार का चित्रण। यहां पर आप देखेंगे कि हो जाएगा बिल्कुल राजा की अयोग्यता का चित्रण। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है। यहां पर शुद्ध पूछा है, ध्यान रखिएगा, शुद्ध पूछा है, अशुद्ध नहीं पूछा। तो यहां पर देखिए, ये जो है स्पष्टीकरण और करना,
स्पष्टीकरण और करना दोनों बातें आ रही है, तो यहाँ पर जो है ये अशुद्ध हो जाएगा, ये वाक्य तो आपका हो गया अशुद्ध। फिर इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ये प्रवेश करना निषिद्ध या फिर प्रवेश निषेध सीधा ही आ जाएगा। अब वह गांव से लौट चुका होगा, बिल्कुल ये ठीक लग रहा है। आगे और देख लेते हैं, घोड़ा चल, नहीं गलत ये भी, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, वह गांव से लौट चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 प्रश्न संख्या 79 देखिए, कौन सा विवरण सही नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल सभी जानते हैं, एक सामान्य सा ये जो बात है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, प्रसिद्ध है। वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा प्रवाहित है, ये गलत है, क्योंकि वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा नहीं है। वसंत विलास श्रृंगार रस से जो है जिसमें श्रृंगार रस की धारा प्रवाहित है, श्रृंगार रस का एक जो है काव्य है, तो यहाँ पर यही अपना उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राहुल वेल में नायिका का नक्श वर्णन, ये कितनी बार पूछा जा चुका है राहुल वेल वाला प्रश्न, तो ये भी ठीक है, नक्श वर्णन है उसमें। और एक चंपू काव्य है, ये शिलाओं पर लिखा गया, आपने पढ़ा हुआ होगा। वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है ना, वर्ण रत्नाकर मैथिली में रचित गद्य रचना है, ये भी सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ दामोदर दास का, तो ये भी सही है, तो अपना उत्तर हो जाएगा दूसरा। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो धन के बिना किसी का काम, ठीक है, और नौकर मालिक के पास, ठीक है, गाड़ी समय से पहले, ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों में तो हुआ है, यह काम पहले करना चाहिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा। सनी कज्जल, अगला प्रश्न है, सनी कज्जल चख जख लगन उपजो सुदिन सनेहू, क्यों न नृपति वे भोगवे लही सुदेशु सब देहू। उक्त दोहे के विषय में कौन सा कथन गलत है। नायक का राजा के रूप में चित्रण, ये तो हुआ ही है इसमें। श्लेष और रूपक अलंकार का सौंदर्य, ये भी है बिल्कुल। और सखी का नायिका के प्रति कथन, ये नहीं है। कवि का ज्योतिष गान, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 82वां प्रश्न आ गया है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निगम, यही पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि अग्नि स्त्रीलिंग शब्द है, मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है, और संविदा ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे संविदा निकाली है ना, मृत्यु हुई, अग्नि तेज थी, प्रज्वलित हुई है, इस तरह से। तो इनमें से कौन सा, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो यहाँ पर आ जाएगा पपीता। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पपीता। हालांकि ये थोड़ा सा कहीं कहीं पर पपीता जो है उसको देशज भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा विवादित हो सकता है। आरपीएससी जो उत्तर की कुंजी जो जारी करेगी, वो ही अपने जो है अंतिम उत्तर कुंजी होगी, उससे ही देखा जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं एक बार कि पपीता विदेशी, क्योंकि कुछ जगह इसको विदेशी बताया है। श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार है, जो रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध निबंध है श्रद्धा भक्ति, तो उससे संबंधित असंगत विचार कौन सा है। प्रेम में अधिक घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार, ये तो संगत ही है, बिल्कुल ठीक कहा है। और फिर प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, ये भी ठीक बात है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, ये भी ठीक बात है। प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा नहीं, ये गलत है, इसमें ये बात जो है ये असंगत है। तुम धन्य हो तुम्हें धिक्कार है, लोभ और प्रीति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य क्या है। ये देखिए इसमें बिल्कुल किसके लिए कहा, आलसी के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला उत्तर 85 में। फिर आ जाइए, अगला प्रश्न है 86वां प्रश्न, मनु जाहि राचेऊ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो। उक्त पद्यांश के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया था। यदि आपने ये ध्यान से पढ़ा है तो किसने दिया था, पार्वती जी ने यह आशीर्वाद दिया था। कंगाली में आटा गिला, मुसीबत पर और मुसीबत आना, है ना। दंत्योष्ठ, अगर बात करें किसकी, दंत्योष्ठ व्यंजन की, तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने जो हमारे विद्यार्थी है उनको मैंने लिखवाया भी था। दंत्योष्ठ जो व्यंजन है वो कौन सा हो जाएगा, वह, है ना। त जो है वो दंत्य है, थ भी दंत्य है, और प जो है ओष्ठ है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वह। हालांकि अब हिंदी में इसका थोड़ा सा कम रहता है, संस्कृत में ज्यादा इसको माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम जो ये विकल्प देखेंगे तो यही अपना उत्तर होगा। कविता सविता से अच्छा गाती है, याद करिए मैंने कई बार पहले बताया था कक्षा में, कविता सविता से अच्छा गाती है वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर जब तुलना की बात आती है तो वहां पर कारक हो जाएगा अपादान कारक। जो आपकी नई जो किताब है, जो पुस्तक है, जो कक्षा 9 से 12 की व्याकरण की है, उसमें भी इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। खोयो में घर में अवट कायर जम्बुक काम, सिंहा केहा देह सड़ा जेठ रहे सोधाम। उक्त काव्यांश के संबंध में असंगत तथ्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस काव्यांश के संबंध में असंगत तथ्य देखते हैं। गीदड़ों द्वारा सिंहों को ललकारना, कायरों की बरतना, ये तो ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, पहला ही होगा इसका उत्तर। अन्योक्ति अलंकार है ना, और सुक्ति शैली का प्रयोग बिल्कुल हुआ है, तो यहाँ पर पहला आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, गीदड़ों द्वारा सिंहों को ललकारना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्थान किसने कहा। तो बिल्कुल प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान तृतीय उत्थान किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अधिकतर धातुओं से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक नहीं, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं जो है वो अकर्मक नहीं होती है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया तो सकर्मक होती है। तो अपना उत्तर ये जो तीसरा है ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग्म नहीं है, इनमें से एक गलत है। परमाल रासो जगनिक, बिल्कुल राइट।
और बिसल रासो नरपतिनाल, ये भी ठीक है। खुमान रासो जयदेव नहीं है, जयदेव तो गीत गोविंद की टीका है ना, तो यहाँ पर जो है खुमान रासो जो है वो क्या हो जाएगा, खुमान रासो का जो है आपने पढ़ा होगा दलपति विजय, क्या होगा, दलपति विजय। तो यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। और बाकी यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो जो है हमीर रासो सारंगधर, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमीर रासो की बात करें सारंगधर तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्राकृत पेंगलम में हमीर रासो के कुछ पद है ना, आपने पढ़ा ही है, खुमान रासो जयदेव, तो ये यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा खुमान रासो जयदेव, ये बिल्कुल जो है आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। स्वामी साईं ठीक है, पक्ष और पंख ये भी ठीक है, राजा और राय ये भी ठीक है, वत्स और बस्ती, तो यहां पर जो आपका तत्सम तद्भव का जो है ये क्या हो जाएगा, वत्स और बस्ती, क्योंकि वत्स का मतलब बछड़ा होता है, बस्ती नहीं होता है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा। सूर्य के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता, बिल्कुल यही नहीं है, प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता नहीं है। उक्ति वैचित्र एवं वाग विदग्धता की प्रधानता, ये तो ही है, ठीक है। उद्धव का उपहास हुआ ही है, और गोपियों की वीरवेदना ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पहला उत्तर इसका हो जाएगा। उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है। उपमा अलंकार का प्रश्न आया, देखिए काव्य में चारों अंग स्पष्टता विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार होता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि चारों अंग नी भी हो, दो भी हो, और दो मान लो 3 अंग नी भी हो, साधारण धर्म वाचक शब्द उपमेय और उपमान, इनमें से कोई 2 नी भी हो, 3 नी भी हो, तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं, लेकिन उपमा अलंकार तो होता है। लेकिन ये कह रहा है होने पर ही उपमा अलंकार, तो नहीं, बिल्कुल अपना जो उत्तर हो जाएगा ये पहला उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि आगे उपमेय को प्रस्तुत विषय कहते हैं, उपमेय जिसको उपमा दी जाती है वो प्रस्तुत होता है ना। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म ये बिल्कुल इसके अंग होते हैं, और उपमान का अन्य नाम अप्रस्तुत होता है जो जिससे हम उपमा देते हैं। तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, अगला प्रश्न है। कवित्व प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, यही गलत है, क्योंकि कवित्व में तो 31 वर्ण भी होते हैं, 32 भी होते हैं और 33 वर्ण भी होते हैं। जो 31 वर्ण वाला जो कवित है उस 31 वर्ण वाले कवित को मनहरण कवित कहते हैं। 32 और 33 वर्ण वाले जो कवित है वो घनाक्षी कवित कहलाते हैं, जिसमें एक रूप घनाक्षी और एक देव घनाक्षी, ये हमने पढ़ा है। तो कवित्व के प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, ये ही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हरि गीतिका प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, बिल्कुल ठीक है। गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 होती है, 16-12 के मध्य यति होती है। द्रुत विलंबित नभभर है ना, 4 गण होते हैं, नगण, भगण, भगण और रगण, तो ये वर्णिक और संवृत छंद है। इसमें 4 जो चरण होते हैं उनमें, उसमें सभी पंक्तियों में, जो सभी चरणों में मात्राओं की संख्या और गणों का, वर्णों की संख्या और गणों का विधान समान होता है। चौपाई मात्रिक समछंद है, 16-16 मात्राएं चारों चरणों में होती, तो ये यहाँ पर पहला उत्तर हो जाएगा कवित्व वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी का है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए रेखाएं बोल उठी तो देवेंद्र सत्यार्थी ये हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, देखिए रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, और अगर बात करें जो न भूल सका तो ये कन्हैयालाल मिश्र नहीं, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा बदंत आनंद कौशल्यायन, आपने नाम सुना होगा बदंत आनंद कौशल्यायन, तो ये उसकी जो है रचना है जो न भूल सका, तो यहां पर ये अपना उत्तर हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अब इसके अलावा माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का ही है, और इसके अलावा आप देखेंगे हमारे आराध्य, तो ये भी बिल्कुल बनारसी दास चतुर्वेदी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आप देखिए किस विकल्प में, तो यहाँ देखिए आ जाएगा आकार वर्तमान समान नहीं, मिठास मिठास है लेकिन सत्य पालतू नहीं, फिर आगे देखिए गहरा उष्णता अनुचित ये भी नहीं, समझ बुढ़ापा चतुराई बिल्कुल ये ठीक है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो विधानवाचक वाक्य का उदाहरण देखिए, विधानवाचक किसे कहते हैं, ठंडी हवा चल रही, यही विधानवाचक है। शिकारी ने कबूतर को नहीं देखा, ये निषेधवाचक हो गया। वहां मत जाओ निषेधात्मक हो गया। क्या वे पत्र प्रश्नार्थक हो गया, तो विधानवाचक ये हो गया ठंडी हवा चल रही है। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, तो ऐसा वाक्य बताना है जो क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, तो छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। अब मैंने कहा था आपको की लगता है, तो अब आप इसमें समझिए, इस चीज को आराम से समझ कर देखिए, अध्यापक जानता था कि छात्र नहीं आएंगे, तो ये पहला ही इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे जो है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि दूर उतना ये है ना, ये यहाँ पर जितनी दूर उतनी, तो ये यहाँ पर ही है। जब बिजली चली गई सभा, तो ये भी हो गया। यात्रा में ये भी हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका अगर आप देखेंगे तो पहला उत्तर हो जाएगा छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। अभिप्राय, अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न देखिए कि अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांधकर अपने पास रख सकता, तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ के ही न होते। लहरों के राजहंस का यह संवाद है, यह संवाद किसने कहा था और किसके प्रति कहा था। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कि अलका का सुंदरी के प्रति, सुंदरी का अलका, बिल्कुल सुंदरी का अलका के प्रति, सुंदरी का नंद नहीं, श्यामा और श्वेतांग ये भी नहीं। पथिक संदेशो कहियो जाए, पथिक शब्द किसके लिए आया है, तो उद्धव के लिए कृष्ण ने कहा है उद्धव को, पथिक जाइए और मेरा संदेशा ले जाइए। यहाँ किसी पथिक का मतलब कि कौन है, उद्धव है। अगला प्रश्न है सुमेलित करने का आया है कि रचनाओं को रचनाकारों से सुमेलित करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अशोक वाजपेयी, अशोक
वाजपेयी की जो रचना है वो है समय के पास समय है। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी की यदि बात करेंगे तो ये हो जाएगा रात अब भी मौजूद है। मंगलेश डबराल पहाड़ पर लालटेन, और ऋतुराज सूरज नीरज। तो 4 1 2 3 है ना, तो ये प्रश्न हो जाएगा आपका तीसरा, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा 4 1 2 और 3। चलिए, बहुत आसान सा प्रश्न दिया, बहुत सामान्य सी जो कॉमन जो चलती है वो रचना है। अगला प्रश्न देखिए कि पूर्वी हिंदी, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा 105वां प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का उद्भव जो है वो किससे हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हैं अर्धमागधी, क्योंकि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी तो शोरसेनी से, ठीक है, मागधी से बिहारी हिंदी का जो है उद्भव हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का कहाँ से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो अपना इसमें जो उत्तर है वो हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश। चलिए, अगला प्रश्न है इसके बाद, कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण है। तो ये जो प्रश्न है साथियों, आपने अगर ध्यान से देखा हो, अमचूर 61, शीतोष्ण एकतारा, घृतान प्रेम सागर, तो ये थोड़ा हो सकता है कि इसको डिलीट करना पड़े, क्योंकि इसमें स्पष्ट प्रश्न भी नहीं है और स्पष्ट इसके विकल्प भी नहीं है। तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि डिलीट किया जा सकता है। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शिष्य वलक्ष है, तो यहां पर जो है वलक्ष का मतलब क्या है, चमकीला। वज्र सा कुछ टूटकर समृद्धि से गिरा, दब गए कौन्तेय दुसह बार से, कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर समृद्धि हो आई। किसकी समृद्धि हो आई, देखिए यहां पर अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की, युधिष्ठिर की द्युत क्रीड़ा की, आकाशीय बिजली की नहीं, सरसेबल नहीं, अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की। पहला इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। आराम से आप बता सकते हो, अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है, बिल्कुल यही इसका उत्तर है। ठीक है, किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है। तो यहां पर अर्ध विराम, बिल्कुल ठीक बात है, सही है, और निर्देशक चिन्ह ये भी ठीक है, पूर्ण विराम ये भी ठीक है, त्रुटि पूरक या हंस पद, तो ये यहां पर नहीं, ये बिल्कुल ये जो है ये इस तरह का होता है चिन्ह, आपने देखा होगा। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा चौथा, त्रुटि पूरक या हंस पद। ठीक है, फिर आता है अगला प्रश्न आपका, यहां पर गलत संधि विच्छेद बताना है। यहाँ संधि विच्छेद का प्रश्न दिया है, इसमें गलत संधि विच्छेद कौन सा है। जगत और गुरु, वार्ता और आलाप, ये तो सही है, पितृ और इच्छा ये भी सही है, मत और एक ये भी सही है। जगत में आप देखिए हल चिन्ह नहीं लगा हुआ है इस तरह से, है ना, तो यहां पर ये जो उत्तर हो जाएगा अपना पहला हो जाएगा जगत और गुरु, है ना, जगत गुरु। फिर अगला है संवृत कौन सा है, तो आप सभी ने पढ़ा है, बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार हम पढ़ चुके हैं वो। तो यहाँ पर उ और उ बिल्कुल संवृत है। ठीक है, इसके अलावा अगर ई और ई, है ना, ये संवृत होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, पहला आपका विकल्प हो जाएगा। फिर देखिए अली और अली, जो छोटी मात्रा है ली में, यहां पर देखिए अली, उसको यहां बताया सखी, और अली यानी भौरा। तो ये यहां पूछ रहा है कि भाई सुमेलित नहीं है, तो ये पहले ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहां पर इसका अर्थ जो है अली का अर्थ जो है सखी होता है, और अली का अर्थ जो है वो यहां पर क्या होता है, सॉरी, यहां पर जो गलत दिया है, देखिए अली का मतलब जो क्या होता है, भौरा, और अली का मतलब है एक सखी। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो है इसका, ये मैंने बिल्कुल मैं सही बता रहा था, देखिए एक मिनट, है ना, ये तो अली भौरा और अली सखी, तो ये गलत हो गया, है ना। तो ये यहाँ पर भौरा पहले आना चाहिए था, सखी बाद में। फिर वस्तु और वास्तु, पदार्थ और भवन, ये तो ठीक बात है। वर्ण और वर्ण, गाँव और, ठीक है, ये भी ठीक है। मल और मल्ल, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा। रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है। काकभूषुंडी और याज्ञवल्क्य, ये तो है। याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, ये भी है, और शिव और काकभूषुंडी, ये भी है। ठीक है, निम्नलिखित पात्रों की रचनाओं को सुमेलित करना है। तो देखिए अगला प्रश्न सुमेलित करना है। देखिए कौन सा पात्र किस रचना का है। लेना सिंह, सभी जानते हैं, उसने कहा था। ठीक है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी। और देखिए आप जो आसानी से आप पता लगा सकते हैं, हल्कू पूस की रात, है ना, जो प्रेमचंद की कहानी है। फिर आता है दीवान और फगना। तो यहाँ पर देखिए दीवान जो है वो है उजाले के मुसाहिब, और फगना जो है वो है पट्टाक्षेप नहीं होगा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2 3 4 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 कहाँ है, चलिए दूसरा इसका उत्तर ये हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए देखिए अगला प्रश्न ये हो गया, है ना। अब अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्य के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोश की रचना की। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले कवि जिन्होंने दोहा कोश और चर्या गीतों की रचना की। देखिए दोहा कोश जैसे नाम आ जाए, सीधा आप आराम से समझ सकते हैं कि ये बात की गई है किसकी, सरहप्पा के। चर्या पद या चर्या गीत और भी दूसरे अन्य कवियों द्वारा भी, जो अन्य सिद्ध थे उनके द्वारा भी लिखे गए, लेकिन सरहप्पा के द्वारा भी लिखे गए हैं, हम ऐसा उल्लेख पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर भक्त है, सपत्नी है, चौकी नहीं है, और सूची भी है। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। नाथ पंथ की बात की है, हठ योग अंतःशुद्धि का साधन है, ठीक बात है। गुरु की महत्ता, ठीक बात है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ, ईश्वर निराकार स्वरूप में, ठीक बात है। तो अब देखिए इन चारों में से आप देखेंगे तो ये आपका विकल्प हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ, क्योंकि हालांकि मत्स्येंद्रनाथ ने भी नाथ पंथ का जो है एक तरह से प्रवर्तन किया ही था, इन्हीं से माना जाता है। लेकिन व्यवस्थित रूप से अगर जो कहा जाता है, जिसको एक बिल्कुल आधारभूत तरीके से जिन्होंने नाथ पंथ की जो स्थापना का कार्य किया, प्रवर्तन का कार्य किया, वो थे गोरखनाथ। वो कौन थे, गोरखनाथ या गोरक्षनाथ, है ना। तो इसलिए अपना उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा। इसमें अपना उत्तर हो जाएगा
दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है। आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे, बिल्कुल ठीक बात है। क्या नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें गलती हुई। आलम रीतिबद्ध रचनाएं कहाँ करते थे, वो तो रीति मुक्त करते थे, तो इसका यही गलत है ना, ये शुक्ल के विचारों के विपरीत ही है। लोगन कविता की वो खेल करी जानो है, ये कहकर ठाकुर कवियों को चेतावनी दे रहे हैं, बिल्कुल ये भी सही है। वीरा वारिश इश्क नामा है ना, ये बोधा की रचना है, ठीक है। ज्ञानानंद की अधिकांश कविता भक्तिभाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी, ये भी ठीक है। पहला जो विकल्प है ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो यहां पर यदि देखेंगे आप, तो ये जो इनकी रचना है अनामिका, ये जो है इनके अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है राम की शक्ति पूजा। बहुत सुंदर अच्छी कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। आली रे मारे नैना बाण पड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कया बिगड़ी, इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों को कौन सी आदत पड़ गई है। तो बिल्कुल, तो यहां पर बिल्कुल आप जब पद पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे कृष्ण आगमन का पथ निहारने की, ठीक है। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना नहीं है, तो देखिए शिवराज भूषण ये अलंकार ग्रंथ है, ये प्रबंधात्मक रचना नहीं है, तो अपना उत्तर ये पहले ही हो जाएगा। हिम्मत बहादुर वीरदावली पद्मागर ये तो है, छत्र प्रकाश लाल कवि ये भी है, सुजान चरित सुदन ये भी है, ठीक है। तो अपना पहला उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर व्याकरण, ये तो जो व्याकरणविद होते हैं व्याकरण की जानकारी रखते हैं उनको व्याकरण कहते हैं, ये तो सही है। व्यावसायिक ये भी सही है। अतिथि बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि आप देखिए इसमें मात्रा गलत लिखी हुई है ना, तो यहां पर अतिथि इस तरह से होगा। सहानुभूति ये भी सही है, तो अपना उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा यहां पर उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अतिथि, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सुउपसर्ग का उदाहरण है, सुउपसर्ग का उदाहरण कौन सा है। देखिए सुनसान ये तो नहीं है, सुंदर ये भी नहीं है, सुर ये भी नहीं है, सुलभ दुर्लभ है ना, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा चौथा। द्विवेदी युगीन काव्यधारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इस युग का कवि रूढ़ि मुक्त होकर नए युग की संवेदनाओं को ग्रहण करना चाहता है। इस युग के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की है। आचार्य शुक्ल ने इसे नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया है। इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा है। अरे कहाँ अभाव रहा, साकेत जैसी रचना लिखी गई है ना, साकेत जैसी रचना लिखी गई, हरियोद की प्रिय प्रवास जैसी रचना लिखी गई। इस युग में प्रबंधात्मक रचनाएं तो खूब लिखी गई, तो यहाँ पर नितांत अभाव नहीं रहा है, तो यही अपना जो सही नहीं होगा। बाकी नई धारा द्वितीय उत्थान ठीक है। फिर ब्रज भाषा में काव्य रचना की, ये भी ठीक है। कुछ कवि जैसे गुप्त ने भी शुरुआत में ब्रज भाषा में रचना की थी, है ना, और इसके अलावा कवि रूढ़ि मुक्त होकर नए युग की संवेदना, ये भी ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प कौन सा है। तो यहां पर देखिए दयालु, इसमें ये गलत है, आलू प्रत्यय है इसमें। विदित में इत ये सही है। भाषण में अन ये भी सही है। माननीय में अनीय होता है, ये गलत है। तो यहां पर ये दो सही है, तो विद्यार्थियों यहां पर ये प्रश्न भी जो है गलत की डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि विदित में जो है इत प्रत्यय लगता है, और भाषण में भाष और अन ये भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, फगना आदि को लच्छी राम का प्रधान बनना क्यों गवारा नहीं था। क्योंकि ये आपने जब कहानी पढ़ी होगी तो देखिए यहां पर क्या था, उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा, बिल्कुल यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, इसका क्या भावार्थ है। इसका भावार्थ बताइए। अधिकाधिक फल की इच्छा कार्य में तीव्रता लाती है, फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति, बिल्कुल फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। परुष यानी कठोर और कोमल, तो ये तो है। फिर सदाशय महाशय नहीं, ये तो एक ही हो गया ना, विलोम का है, तो यही इसका उत्तर होगा। उद्दत विनीत ये भी ठीक है, बर्बर सभी ये भी ठीक है, तो ये इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए नाट्य साहित्य में के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पारसी थिएटर की आदर्शहीनता के विरुद्ध आदर्शवादी नाट्य कला के उत्थान का प्रयास किया, तो ये ठीक है। फिर आगे नाटक साहित्य की वह विद्या है जिससे कि सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, ये भी ठीक है। प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक का है, प्रसाद के तो ऐतिहासिक है ना, तो यहां पर यही अपना जो है कथन सही नहीं है। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या मूलक जो नाटक लिखने में प्रतिष्ठित, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जो अपना उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, वो हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा इसमें क्या, इसमें उत्तर हो जाएगा कि प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि, क्योंकि ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है। तो यहां पर देखिए आपके शिक्षण विधियों से जो है ये प्रश्न आ चुके हैं, किसी शिक्षक के अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ क्या कहलाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि ये हो जाएगा आपका पाठ प्रस्तुति पूर्व भाग, पाठ प्रस्तुतिकरण भाग, पाठ संयोजन संकलन भाग, पाठ प्रस्तुति पूर्व भाग हो जाएगा, ठीक है। नाच सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, ये अभ्यास किसमें करते हैं, तो ये अभ्यास करते हैं पद्य शिक्षण में, बिल्कुल सरल सा प्रश्न। भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है इसमें देखिए, तो इसमें आ जाएगा स्वाध्याय विधि के अनुसरण का सिद्धांत, ये नहीं है ना, तो यह उसमें दूसरा हो जाएगा। स्वाध्याय विधि का सिद्धांत ये है, स्वाध्याय विधि के अनुसरण का सिद्धांत ये नहीं है ना, तो यहां पर ये दूसरा विकल्प सॉरी मैं सुधार लेता हूं, स्वाध्याय विधि के अनुसरण का सिद्धांत ये तो होगा, स्वाध्याय विधि का सिद्धांत नहीं होगा, है ना। फिर नेक्स्ट
अगला देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कौन सा प्रकार जो होता है वो नहीं है। तो यहां पर देखिए वस्तुनिष्ठ बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। तो लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ का प्रकार नहीं है। युगलीकरण होता है, सत्य असत्य होता है, बहुविकल्प ये भी होता है। अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? वाचन अभिव्यक्ति, श्रवण अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित। लिखकर रखा जाता है ना, पुराने ग्रंथ लिखे हुए जो सदियों तक रखे हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए, हर्बर्ट का कई बार मैंने कक्षा में कहा था कि हर्बर्ट का पंचपदी प्रणाली है ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए हर्बर्ट का जो है यहाँ पूछ लिया है कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली जो है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ देखो प्रस्तावना, तो ये दूसरा तो हो गई नहीं, प्रस्तुतिकरण तो नहीं है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बाद प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रस्तुतिकरण के बाद तुलना करना है ना, तो तुलना करना, तो यहाँ पर ये तीसरा भी हट गया। अब पहला और चौथा विकल्प ही बचा है। तो तुलना करना, तुलना के बाद सामान्यकरण होता है पहले, फिर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका चौथा उत्तर और चौथा जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहते हैं? जिनसे अनुभूति का हमें जो है प्राप्त होती है। तो ऐसे पाठ कौन से होते हैं? सूचना प्रदान, कौशल पाठ, प्रायोगिक नहीं, साहित्यिक पाठ होते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला, रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप। बहुत अच्छे प्रश्न, सरल प्रश्न आए हैं और कुछ प्रश्न बहुत बढ़िया दिए हैं। रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप है कक्षाभिनय प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, संवाद प्रणाली या संयुक्त प्रणाली। तो रंगमंच प्रणाली वही कक्षा अभिनय, अभिनय जहां आता है वही रंगमंच है ना। तो यहां पर पहला उत्तर हो जाएगा। आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियां माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफी पाई जा रही है, जिनका कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है? व्याकरण की जो अशुद्धियां होती है उसका कारण यहां पर 3 तो कारण है और एक कारण नहीं है। तो उच्चारण की अशुद्धता ये तो कारण है, व्याकरण की अनभिज्ञता ये भी कारण है, लिपि के उचित ज्ञान का अभाव ये भी कारण है, लेखन का प्रचुर अभ्यास ये इसका कारण नहीं है। चौथा, निम्नांकित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भाषा के सौंदर्य की समझ विकसित करना, उचित यति, गति एवं लय का विकास करना। ये तो पद्य में होता है दोनों। छंद अलंकार ये भी पद्य में होता है। बोध, कल्पना, तर्क शक्ति है ना, बच्चों को कहानी सुनाते तो वो सोचते हैं ना, कल्पना करते हैं, तर्क शक्ति ये इसमें आ जाएगा। इकाई विधि के प्रवर्तक, मैंने कक्षा में कई बार कहा है कि याद रख लेना, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इकाई विधि के प्रवर्तक, इकाई विधि के प्रवर्तक कई बार मैंने इसमें कहा है, तो आप सभी जानते हैं H.C. मॉरिसन जो फेमस है, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन है तो कौन सी गतिविधि, मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करना है, उसके लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी उपयुक्त नहीं है वो देखिए, मौखिक के लिए लेखन कार्य यही नहीं होगी, क्योंकि लेखन कार्य का मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? परिचर्चा तो है, बिल्कुल परिचर्चा से तो मौखिक अभिव्यक्ति का पता चलता है किसकी कितनी अच्छी है। वाद विवाद, उत्सव के अवसर, ये सब हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 143वां प्रश्न है, चित्र विस्तारक यंत्र जो है, चित्र विस्तारक यंत्र जो होता है ये किस प्रकार का होता है? चित्रात्मक होता है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य है तथा श्रव्य दृश्य है। तो ये केवल आप ध्यान रखिएगा, दृश्य है, सहायक सामग्री में आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है ट ठ श, बहुत सरल सा प्रश्न। व्याकरण में पहला पाठ जब हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं तभी हम इसकी जानकारी लेते हैं। ट ठ श का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ट ठ श ये सब मूर्धन्य है, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। कंठ से तो क ख ग ये आता है ना। वच जो है ये ल न स है ना, स जो आता है वो उसमें आ जाता है, और ओष्ठ से प वाला वर्ग आ जाता है वो। तो आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा पहला, मूर्धा। भाषा किस प्रकार का विषय है? देखो क्या अच्छा प्रश्न दिया है कि भाषा किस प्रकार का विषय है? तो क्रियात्मक, ज्ञान प्रदान, सूचनात्मकता प्रदान और तथ्यात्मकता प्रदान। तो बिल्कुल भाषा ज्ञान प्रदान विषय है ना। री का उच्चारण स्थान क्या है? ये आराम से बता सकते हैं आप, मूर्धा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है देखिए 147वां प्रश्न है कि कर्म गति। देखिए कर्म गति टारे टारेहु ना ही टरे, कर्म गति टारेहु ना ही टरे। तो यहां पर ये जो है को ये अगर एक शिक्षक अंतर्कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है तो वह शिक्षक पद्य शिक्षण की किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है? इस ऐसा अगर आप पद्य पढ़ा रहे हो और उसको अंतर्कथा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हो तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? तो यहाँ पर देखिए विधि हो जाएगी भाव तुलना विधि, संभाषा विधि, व्याख्या विधि, समीक्षा विधि। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें हो जाएगा व्याख्या विधि। यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसको पढ़ाने की जो है, हालांकि ये भी थोड़ा सा विवादित है लेकिन फिर भी चलिए इसमें जो ये विकल्प है इनको देखते हुए व्याख्या विधि ये उत्तर अपना सही हो जाएगा। हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित है परंतु हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित है परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। ये किसने कहा है? ब्लायर, थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, जॉन डीवी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी थोड़ा सा कठिन दिया है और ये प्रश्न जो है ढूंढा, लेकिन इसका जो अभी है उत्तर अभी बिल्कुल फैक्ट नहीं मिला है, तो मैं इसको यहाँ पर स्किप करूँगा। लेकिन अगर हमें अनुमान लगाना हो तो ब्लायर आप कर सकते हैं। मैंने जो कहीं पर जो संदर्भ देखा है उसके अनुसार मैं थोड़ा सा अनुमान से बता रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। आगमन प्रणाली का रूप है, आगमन प्रणाली का रूप कौन सा है? यहाँ पर जो दिया है तो वो हो जाएगा आगमन प्रणाली, है ना। आगमन प्रणाली तो प्रयोग प्रणाली बिल्कुल हमने पढ़ा है, ठीक है। प्रयोग प्रणाली इसका उत्तर हो जाएगा। एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को, चाहे 85 से कम है कि कुछ भी है, आप तो सीधा ये ध्यान रखें कि सीखने संबंधी कठिनाइयों को ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है निदानात्मक शिक्षण।
क्या कहलाता है? निदानात्मक शिक्षण। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा पहला, निदानात्मक शिक्षण। तो दोस्तों प्रयास किया है मैंने, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जो हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र आया था उसको हल करने का मैंने प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हुआ होगा और पूरी आशा है कि आपका जो अच्छे अंकों से चयन होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और निरंतर मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें। हमें अपनी मंजिल अवश्य मिलनी है, प्राप्त होनी है, और निरंतर हम मेहनत परिश्रम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों मैं अब यहाँ अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा, और यदि आपको मेरा प्रयास सार्थक लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आंसर की का जो ये वीडियो है इसको लाइक करें और अपने और जो सहपाठी हैं उनके साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।